हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये वीडियो मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक है कंज्यूमर्स सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? पहले रीड करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज ए इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर बेनिफिट। कंज्यूमर सरप्लस हैपन व्हेन द प्राइस दैट कंज्यूमर पे फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस इज लेस देन द प्राइस they are willing to pay. It's a measure of additional benefits that consumer receive because they are paying less for something than what they were willing to pay. A consumer surplus occurs when the consumer is willing to pay more for a given product than a current market price. अब देखो हम लोगों ने पढ़ा कंज्यूमर सरप्लस क्या है। इसमें एक वर्ड आया सरप्लस और एक आया मेजरमेंट। मेजरमेंट आते ही मतलब ये कार्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इस थ्योरी को बनाया। कंज्यूमर सरप्लस की जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो भी कार्डिनल अप्रोच के, यूटिलिटी की कार्डिनल अप्रोच जिसके अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस में भी उसकी यूटिलिटी को हम नंबर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं और उसे जो कंज्यूमर सरप्लस मिलेगी उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर क्या है कि कोई भी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है ना, उसके लिए प्रोडक्ट के लिए वो जो पे कर रहा है उससे ज़्यादा पे करने को तैयार है। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो उसको जो यूटिलिटी मिल रही है, हम लोगों ने पहले के वीडियो में समझा था यूटिलिटी 1 यूनिट की यूटिलिटी बराबर 1 रुपीज़। तो अगर उसको 100 किसी कमोडिटी से 100 यूटिलिटी मिल रही है और उसकी प्राइस 30 है तो यूटिलिटी 100 है, प्राइस 30 है, लेकिन वो 100 देने को तैयार है। यूटिलिटी एक यूनिट बराबर 1 रुपीज़ है ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो वो 100 रुपीज़ देने को तैयार है, लेकिन वो पे 30 रुपीज़ ही रहा है। तो उस केस में उसके साथ क्या हो रहा है, जो 70 का जो गैप है, 30 से जो 100 का 70 का गैप है वो उसकी सरप्लस है, क्योंकि यूटिलिटी तो उसको 100 है। तो और एडिशनल तब तक वो कब तक कंज्यूम करता चला जाएगा, जब तक कि उसको एडिशनल यूटिलिटी फेवरेबल मिलती जाएगी। प्राइस से ज़्यादा जब तक उसको, अभी तो 100 मिल रही है, 100 से 90, 80, 70, जब तक 30 से नीचे नहीं जाएगा तब तक तो वो कंज्यूम करता रहेगा, क्योंकि उसके लिए उसको क्या लगेगा कि उसके लिए अच्छी डील है, प्राइस से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है ना? तो यही कंज्यूमर सरप्लस है। ए कंज्यूमर सरप्लस अकर व्हेन द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे मोर फॉर ए गिवन प्रोडक्ट देन द करंट मार्केट प्राइस। मतलब वो ज़्यादा देने को तैयार है, तो उस केस में उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कुछ ना कुछ यूटिलिटी, उसको कुछ ना कुछ सरप्लस मिल रहा है, यूटिलिटी का सरप्लस मिल रहा है। अब की पॉइंट्स इसके अंदर क्या है? कंज्यूमर सरप्लस हैपन व्हेन, कब होता है कंज्यूमर सरप्लस? व्हेन प्राइस कंज्यूमर पे फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस इज लेस देन द प्राइस दे आर विलिंग टू पे। जितना पे करने चाह रहे थे उससे कम पे कर रहे हैं। कई बार सेल के अंदर होता है ना, पूमा की बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, नाइक स्पोर्ट्स की ये ब्रांड है, इसके अंदर कभी कभी इसकी प्राइस स्टार्टिंग है ना करीबन 2000 से स्टार्टिंग है इनके प्रोडक्ट, और कभी कभी सेल में इसका 1000 मिलता है। तो हमको क्या लगता है, हम तो इसकी 2000 देने को तैयार थे, अब अभी हमको कितना देना पड़ रहा है? 1000 ही। इस केस में क्या होगा, हमारे 1000 रुपये की कंज्यूमर सरप्लस होगी, और हम सेल में अगर डिस्काउंट कम करते रहे और डिस्काउंट कम कर दिया, लेकिन हम अभी 50% सेल है, 2000 की 1000 में मिल रही है, तो हम कब तक बाइंग करते रहेंगे? जब तक कि वो 2000 तक नहीं हो जाए, क्योंकि 1900 में मिलेगा, 1900 में भी मिलेगा 2000 की चीज़, तो भी हमारे को 100 रुपीज़ की तो कंज्यूमर सरप्लस मिल ही रही है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज द बेनिफिट और गुड फीलिंग फॉर ए गेटिंग ए गुड डील। गुड डील मैंने बता ही दिया कि ब्रांड की सेल लगी है, तो सेल में हमको एक अच्छी डील मिल रही है, तो कंज्यूमर सरप्लस वहाँ जरूर होगा। कंज्यूमर सरप्लस ऑलवेज इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ ए गुड्स फॉल एंड डिक्रीज एज द प्राइस ऑफ गुड्स रेज। ये मैंने बताया था कि 2000 का है ब्रांड का MRP, जो डेली रूटीन में चलता है,
और अगर सेल के अंदर अगर उसकी प्राइस डिक्रीज होगी तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा, और किसी कारण से प्राइस हाइक होना शुरू हो गई तो अगर डिस्काउंट कम होने लग गया तो कंज्यूमर सेल उसके अकॉर्डिंग कम होती चली जाएगी। कंज्यूमर सरप्लस को समझ लिया, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, बेसिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज डेवलप, कहाँ कब से डेवलप हुआ ये ना 1844 1844 में हुआ, जब पहली बार जब सोशल बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स क्या होती है जो सरकार बनाती है जनता के लिए, हाईवेज, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये कॉलेज भी हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, ये भी एक सरकारी प्रोडक्ट ही है, गुड्स है, एक तरीके से सरकार ने ये सर्विस दे रही है, गुड्स नहीं है सॉरी सर्विस है ये, तो सरकार प्रोवाइड करवा रही है हमको, पब्लिक सर्विस है। अब इसकी कॉस्ट हमारे लिए क्या है, हम इसके लिए क्या पे कर रहे हैं, कोई लोग टैक्स पे कर रहा है, सब वैसे टैक्स तो जीएसटी के थ्रू सभी पे कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स है जो हमसे कोई ले रहा है वो कुछ पर्टिकुलर लोग दे रहे हैं, तो टैक्स का जितना हम टैक्स दे रहे हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को हो रहा है, आप लोगों की स्कूल चल रही है, इतनी मिनिमम नॉमिनल फीस है, बिल्कुल नॉमिनल है, नाम मात्र की फीस है आप लोगों की, उसमें आपको ये सर्विस मिल रही है। ये सर्विस देने के लिए तो आप बहुत ज़्यादा फीस देने के लिए तैयार हो, और ज़्यादा टैक्स देने के लिए तैयार हो, फ्री हॉस्पिटल, फ्री रोड्स, हाईवे, इतनी फैसिलिटी मिल रही है, तो इन सब को मेजर करने के लिए फर्स्ट टाइम ये कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट आया। The concept of consumer surplus was developed in 1844 to measure the social benefit of public goods such as national highway, canals and bridges. It has been important tool in the field of welfare economics and the formulation of tax policy by governments. तो ये गवर्नमेंट इस अकॉर्डिंग ही तो टैक्स लेगी कि आपको लोगों को हम कितना बेनिफिट दे रहे हैं, या लोग बेनिफिट से खुश है या नहीं है, सोशल सर्विस जो गवर्नमेंट वेलफेयर की जो स्कीम्स ला रही है उससे पब्लिक खुश है, और इनकी टैक्स का बर्डन और इनसे बेनिफिट ज़्यादा है तो टैक्स का बर्डन और बढ़ा सकते हैं पब्लिक पे, ये सब देख के टैक्स पॉलिसी डिसाइड करती है। कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कार्डिनल अप्रोच क्या कॉन्सेप्ट है ये कंज्यूमर सरप्लस सारा। आगे चल के ये इंडिफरेंस कर्व से भी इसको समझेंगे कंज्यूमर सरप्लस को, लेकिन अभी कार्डिनल अप्रोच पे ही चल रहे हैं। उसके लिए पहले अपने को इंडिफरेंस कर्व थ्योरी को समझना होगा। विच इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन ए कंज्यूमर गेन फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड्स और सर्विस। जब तक वो एडिशनल कब तक करता जाएगा, जब तक कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है ना वो प्राइस से ज़्यादा होगी तो वो कंज्यूम करता जाएगा और उसे कंज्यूमर सरप्लस मिलता रहेगा। द यूटिलिटी ए गुड और सर्विस प्रोवाइड्स वेजेस फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर पर्सनल प्रेफरेंस। अब सब ज़्यादा पे करने को, किसी को कोई ब्रांड पसंद होता है, किसी को कोई होता है, किसी के लिए हर आदमी अलग अलग पे करने के लिए तैयार होता है, तो उस इंडिविजुअल से इंडिविजुअल में हमारी कंज्यूमर सरप्लस भी अलग अलग होगी। टिपिकली द मोर ऑफ ए गुड or a service that consumers have, the less they are willing to spend for more of it due to diminishing marginal utility or additional benefits they receive. जैसे जैसे ज़्यादा करता रहेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए होती भी कम चली जाएगी, तो वो अब पे तो कम ही करेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स वेलफेयर इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिटी सरप्लस और द टोटल ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोसीजर्स सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस सॉरी। मेजरिंग कंज्यूमर सरप्लस विद ए डिमांड कर्व। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए हम अभी टेबल और डायग्राम को समझेंगे। पहले हम टेबल पे चलते हैं। टेबल के अंदर क्या है, एक कमोडिटी का कंज्यूम कर रहा है, कमोडिटी की कितनी 5 यूनिट्स। अब पहले कमोडिटी से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है 100, थर्ड कॉलम में आ जाओ, प्राइस कितनी है 30, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया 70। सेकेंड यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी 90, प्राइस 30, कंज्यूमर सरप्लस 60। अब देखो ना थर्ड कॉलम में प्राइस तो 30 कांस्टेंट है और मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, ज़्यादा है सॉरी, और धीरे धीरे वो क्या मार्जिनल यूटिलिटी तो अपने देखा ही था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ पढ़ा था हमने, तो उसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी घटती चली जाएगी और 5वां जो यूनिट वो कंज्यूम करेगा उसके अंदर ऐसा होगा कि उसको कुछ भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर सकता है 5 यूनिट्स, फिर उसके बाद अगर वो
कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी प्राइस से भी कम हो जाएगी। इन दैट केस वो बाइंग नहीं करेगा और कंज्यूम करना बंद कर देगा। तो कंज्यूमर सरप्लस तब तक मिलता रहेगा जब तक प्राइस से ज़्यादा एडिशनल जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो ज़्यादा है, तब तक वो कंज्यूम करेगा। इसमें यही लिखा हुआ है, मेजरिंग कंज्यूमर सरप्लस विद ए डिमांड कर्व का। डिमांड का कर्व जब तक प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस तब तक ज़्यादा रहेगा प्राइस से, तब तक वो डिमांड करता रहेगा। ये देखिए इसका डायग्राम का प्रेजेंटेशन है। पहले कमोडिटी की यूनिट थी, टेबल से चलते हैं। टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही थी? 100। इसमें यूटिलिटी कहाँ मिल रही है? 100 तक मिल रही है। इन दैट प्राइस कितनी है? 30। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? 70। सेकेंड केस में कंज्यूमर सरप्लस के मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली है? 90। इन दैट केस 60। थर्ड में 40, 20 और फिफ्थ यूनिट आते आते उसको प्राइस के बराबर यूटिलिटी मिलेगी, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो गई है, तो उसे कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा। और ये इसका डिमांड कर्व है। कब तक डिमांड करता रहेगा? यहाँ तक, 5 यूनिट तक। उसके बाद वो डिमांड नहीं करेगा क्योंकि प्राइस से यूटिलिटी कम हो जाएगी, तो वो डिमांड करना बंद कर देगा। यही यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। इसको आप रीड कर लेना। अब लास्ट में रियल वर्ल्ड में एक और एग्जांपल ले लेते हैं कंज्यूमर सरप्लस का। कंज्यूमर सरप्लस इज द बेनिफिट ऑफ और गुड फीलिंग ऑफ गेटिंग ए गुड डील। अच्छी डील मिलती है, मैंने बताया था सेल्स वगैरह के अंदर, तभी कंज्यूमर सरप्लस मिलता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से दैट यू बॉट एन एयरलाइन टिकट फॉर ए फ्लाइट टू डिज्नी ड्यूरिंग स्कूल वेकेशन वीक फॉर $100, but you were expecting and willing to pay $300 for one ticket। अब आप छुट्टियों में जा रहे हैं और आपको पता है छुट्टियों में एयरलाइंस वगैरह ज़्यादा कंज्यूमर होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बाहर घूमना जाना पसंद करते हैं हॉलीडेज़ के अंदर। वेकेशन है, वीकेंड है, इस समय क्या होता है, अब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टिकट्स की रेट्स बहुत ज़्यादा होगी, और वैसे ही यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि एक फ़्लाइट्स की जो रेट है वो डिज्नी टिकट्स की फ़्लाइट्स की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टिंग कर रहे हैं, $300 की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक्चुअल में उनको कितने में डील मिल जाती है? 100 में। तो वो एक्सपेक्ट तो प्राइस तो 300 तक उनको जाना था हॉलीडे पे, तो $300 तक पे करने को कंज्यूमर रेडी था, लेकिन उसको एक्चुअल में कितना पे करना पड़ा? सिर्फ $100। इन दैट केस उसको ₹200 कंज्यूमर सरप्लस मिल गया है। कंज्यूमर को ₹200 कंज्यूमर सरप्लस हो गया ना, ₹200 नहीं, सॉरी, डॉलर का उसको कंज्यूमर सरप्लस मिल गया। हाउएवर बिजनेसमैन नो हाउ टू टर्न कंज्यूमर सरप्लस इनटू प्रोड्यूसर सरप्लस और फॉर देयर गेन। इन आवर एग्जांपल, लेट्स से द एयरलाइंस रियलाइज योर सरप्लस एज द कैलेंडर ड्रॉ नियर टू स्कूल वेकेशन वीक, दे रेज द टिकट प्राइस टू $300 ईच। ऐसे ही होता है जनरली। मल्टीप्लेक्स में भी देखो, हम लोग मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो संडे को जो है ना टिकट्स की प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इवन एक डे में ही ले लो, वन डे में, एक दिन में भी हम अगर सुबह का शो देखते हैं 9 से 12 का, तो वो उसमें प्राइस कम होती है टिकट की, क्योंकि जो मल्टीप्लेक्स के जो ऑनर है उनको पता होता है कि सुबह लोग नहीं आएंगे, या सुबह लोग कौन फ्री होता है मूवी देखने के लिए। सुबह लोग उठते हैं, नहाते धोते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो कुछ अच्छे कपड़े वगैरह, चिल करने जाते हैं तो कुछ अच्छे कपड़े वगैरह तैयार होके जाते हैं, तो 9 बजे तो पॉसिबल नहीं होता। उस टाइम कोई अगर रेट्स टिकट्स की कम नहीं की तो कोई देखने ही नहीं आएगा, वो शो कैंसिल करना पड़ेगा और उसकी रेवेन्यू का लॉस होगा। तो वो क्या करता है, सुबह कम कर देता है। अब दिन में सब फ्री हो जाते हैं, जो 3 to 6 का जो रहता है दोपहर का या शाम का, तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोग फ्री होते हैं, और लोग जस्ट उसके बाद डिनर का भी टाइम हो जाता है, तो घूमने जाते हैं, तो ठीक है 3 से 6 का टाइम उनको सूटेबल होता है। तो उस टाइम टिकट्स की रेट्स लगभग 1.5 गुना या 2 गुना हो जाती है। तो थिएटर के मालिक को या मल्टीप्लेक्स के मालिक को ये सब ध्यान होता है, वो उसको पॉलिसी पूरी ध्यान होती है मार्केट की, तो वो टिकट्स की रेट्स बढ़ा देता है, तो वो कुछ कंज्यूमर को कुछ भी सरप्लस नहीं होने देता है। ठीक है, थैंक यू।